जनतंत्र संवाद की तरफ से आज परिचर्या हो रही है। फिर ये तीसरा अंक होगा उसका, और इसमें हम लोगों ने तय किया है डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर पूंजीवाद का कसता शिकंजा पर। ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि एक लंबे दौर के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद सामंतवाद, राजतंत्र और ये सारे युग आए गए, और अंत में डेमोक्रेसी आई है वो लंबे संघर्ष के बाद लोगों के, जिसमें हजारों हजार लोगों ने कुर्बानी दी है। लेकिन डेमोक्रेसी का रूप रंग इस तरह से बदलता जा रहा है साल दर साल, जो गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि जब इमरजेंसी लगा था उस वक्त ही पालकी, एक नाना पालकी वाला जो वकील थे सुविख्यात, उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी थी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंस्ड एंड डिफाउंड, और उसमें लिखा था कि लोकतंत्र के नाम पर अब हमारे पास एक भुस्सी रह गया है। चावल जिससे निकल जाता है दाना, तो उसके बाद जो यानी तत्व निकल चुका है, केवल उसका खोल बचा हुआ है। यानी जो सिमट कर रह गया है 5 वर्ष में एक मत वोट पर। लेकिन धीरे धीरे हालत तो ये है कि वो वोट भी निष्प्रभावी होता जा रहा है, और ये दिखाई दे रहा है साफ कि ये इस पर पूंजीवाद का गहरा, कारपोरेट घरानों का मजबूत शिकंजा है। अब आज ही जो हो रहा है, मान लीजिए किसान आंदोलन के संदर्भ में देखें, लाखों की संख्या में जनता सड़क पर उतरी हुई है, और सरकार तरह तरह के पैतरे दे रही है। और वजह क्या है, क्योंकि उनका निर्णय जो था, जो कानून 3 बने, वो ये कि वो कारपोरेट के फायदे में था, हित में था। ये जग जाहिर है, खुला हुआ सत्य की तरह दिखाई दे रहा है। तो भाई आप जितना, और इसी सत्ता के लिए, इसी लोकतंत्र के नाम पर जो के द्वारा जो सत्ता आप हासिल करते हैं, उसका अंत यही है कि कारपोरेट की सेवा। तो आज हम इस गंभीर विषय में, लोकतंत्र जो छीनता जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एक नागरिक की हैसियत से इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। हम सबसे पहले योगेंद्र जी हमारे बीच प्रखर बुद्धिजीवी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो इस पर अपनी बात रखें। सब लोग इस बात को जानते हैं कि पूंजी का प्रभाव लोकतंत्र पर बहुत गहरा है। इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा विनोद जी कह रहे हैं कि इससे कैसे निकला जाए, इस पर बातचीत ज्यादा हो तो बेहतर होगा। क्योंकि कांग्रेसी राज्य को हम लोग कहते थे टाटा बिरला की सरकार, और वर्तमान सरकार को हम लोग कहते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार। चुनाव में नीतियों को बदलने में, अपने हक में कर लेने में ये लोग बहुत माहिर लोग हैं। कॉर्पोरेट जगत बहुत माहिर है, और पूंजी ने लोकतंत्र को घेर लिया है, ये सच है। आम जनता तो अब चुनाव में खड़ा भी नहीं हो सकती है, इतना पैसा भी नहीं है कि वह जो फीस है, सामान्य फीस, वह फीस भी दे सकती है। चुनाव लड़ने की तो बात ही अलग है। तो 90% जो जनता है वो तो लोकतंत्र में भागीदार भी, अगर चाहे भी तो भागीदार नहीं निभा सकती। एक कठिन दौर है, और इस दौर से कैसे निकला जाए इसके बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए। मुझे एक बात ये लगती है कि अगर पूंजी से निजात पाना है तो वैचारिक जो आधार है उसको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। अभी दुनिया में कोई ऐसा विचार नजर नहीं आता है कि इतना भर भी कर सके कि स्वाभिमान के साथ जनता की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी, इसके बारे में साफ साफ दावा कर सके। कोई ऐसा विचार नजर नहीं आता है, और तो एक भटकाव का दौर है, वैचारिक भटकाव का भी दौर है। अपने अपने तरीके से लोग मस्त हैं। जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी हैं
उनको लगता है कि हमारे पास ही सब कुछ विचार है, हम जो कहते हैं वही सच है, लेकिन ये जो सच है वो बहुत ही कहिए कि भ्रमित हो गया है। तो यह जो वैचारिक आधार है इसको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। अगर विचार मरता है तो पूंजी का तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है, और जैसे जैसे वैचारिक आधार खिसकता चला गया वैसे वैसे राजनीति में पूंजी का तंत्र ज्यादा मजबूत होता चला गया। तो पहली बात ये लगती है कि जिन विचारों के साथ हम लोग हैं और जो हम लोग सोचते हैं उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो अच्छाइयां हैं, तटस्थ होकर सोचना चाहिए और एक रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात ये लगती है कि सांस्कृतिक जो आंदोलन है, सांस्कृतिक जो बदलाव है, गुलाम देश लंबे समय तक रहता है तो जब गुलामी से मुक्त होता है तो मन जो है वो गुलामी में ही पड़ा रहता है। मौका पा करके वह मन और भी किसी मसीहा की तलाश में रहता है, और मसीहा के अंदर ही लगता है कि वही हमारा उद्धारक होगा, वही हमारा उद्धार करेगा। लोकतंत्र हमारी आदतों में नहीं है, वह कुछ ऐसा हो गया है कि कोई लिखाने पढ़ाने वाला है, लगभग राजतंत्र वाली जो नौबत है वो कांग्रेस दिखाई पड़ती है। तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक जो गुलाम देश है, सांस्कृतिक जो जकड़न है, जाति से लेकर संप्रदाय होते हुए मन में जो कुंठाएं हैं तमाम तरह की चीजों का, उसके खिलाफ एक सशक्त विद्रोह चाहिए, सांस्कृतिक विद्रोह चाहिए। संस्कृति पर बात करने वाले लोग रह नहीं गए हैं, वो बात कर भी नहीं। राजनीति पर बात लोग कर लेते हैं लेकिन संस्कृति पर ठीक से बात होती नहीं है। तो ये लगता है कि सांस्कृतिक आंदोलन चाहिए। तीसरी बात ये लगती है कि काम कर रहे हैं, अगर कुछ मुद्दों पर समझौता मानते हैं कि ये सारे मुद्दे हैं, तो उस पर एकता क्यों नहीं है, जुड़ाव क्यों नहीं है? पूरे देश में अलग अलग इलाके में लोग काम करते हैं लेकिन ये जुड़ाव नहीं है, तो इसको जोड़ने का एक प्रयास करना चाहिए। हम चाहेंगे कि राम शरण जी बोले। और सोचना ये है, क्या जो 74 मूवमेंट के बाद जो डेमोक्रेसी में, या क्योंकि डेमोक्रेसी हमारी संसदीय प्रणाली पर निर्भर है, उस पर टिका हुआ है, और संसदीय प्रणाली में सुधार की गुंजाइश उसी समय से इस पर बात होती रही थी, जिसमें आप लोग तो उसमें शामिल भी थे और जानते हैं कि रिकॉल का अधिकार होना चाहिए, जिसको लोहिया के सूत्रवाक्य में कहें कि 5 जिंदा कौवें 5 वर्ष तक इंतजार नहीं करते हैं। तो लोकतंत्र की खामियों को, संसदीय प्रणाली के में जो गड़बड़ियां हैं उनको दुरुस्त करके उसमें सुधार लाया जा सकता है क्या? मेरी जो निजी राय है कि 5 साल इंतजार करने की बात नहीं, अभी तुरंत उन मुद्दों पर हम लोग को काम शुरू करना चाहिए, जिससे कि ये जो 4-5 साल तो गए ही, फिर अगले 5 साल में भी फिर ये सरकार इसी तरीके से ना आए। क्योंकि यह सरकार वास्तव में भाजपा की सरकार है नहीं, यहाँ के कुछ पूंजीपतियों की सरकार है। आपको याद होगा कि जब बंगाल से टाटा का कारखाना हटा, तब पूंजीपतियों की बैठक हुई थी और उसमें तय किया गया था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, और उन लोगों ने आरएसएस से गठजोड़ करके वो माहौल बनाया और वो बन गए मोदी जी प्रधानमंत्री। उसमें तो वास्तव में अन्ना का आंदोलन था जिसका कि फायदा इन लोगों ने उठाया। हमारे देश में कई प्रॉब्लम्स हैं। एक तो कि चुनाव इतना महंगा है कि एक ईमानदार आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है, या तो उसको पार्टी पूरा पैसा दे और नहीं तो वो अपने घर से खर्च करे। अपने घर से खर्च क्यों करेगा? इसका मतलब है कि वो करप्शन करेगा। अब पार्टी यदि पैसा देगी तो पार्टी को कहां से मिलेगा? जनता से तो पैसा मिलता नहीं, पूंजीपतियों से ही पैसा मिलता है। अब जो बॉन्ड निकला है, इलेक्शन बॉन्ड,
उसमें तो अभी पता नहीं चलेगा कि किसको किससे मिला पैसा। कंपनियों को टैक्स में छूट तो मिल जाएगा, लेकिन वो छिपा हुआ रहेगा। तो ये जो चुनाव का खर्च है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके सुधार के लिए हम लोग को अभी से ये मांग उठानी चाहिए कि जो चुनाव का खर्च है वो सरकार दे। इतना खर्च कर सकती है तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो चुनाव का खर्च भी सरकार को देना चाहिए। दूसरी बात है कि करप्शन, नेताओं का जो व्यक्तिगत जो भ्रष्टाचार है, संबंध है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते कि नेता लोग जो है सो तो जो चंदा भी मिलता है तो चंदा में भी कितना खर्च हुआ, कितना पॉकेट में गया, कहना मुश्किल है। तीसरा है कि मीडिया को जिस तरह से कि पैसे के बल पर चलाया जा रहा है, मीडिया पर एक तो पूंजीपतियों का नियंत्रण है, 18 चैनल हैं इनके, अंबानी के। फिर उसको विज्ञापन चाहिए, सरकारी विज्ञापन चाहिए। और तीसरा है कि उसमें भी जो अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार हैं जो कि अंतिम हद तक जाकर के सरकार की मदद करते हैं। तो ये मीडिया भी बहुत बड़ा कारण है कि पूंजीपतियों के इशारे पर चल करके सरकार विशेष की मदद कर। सवाल ये नहीं है कि ये भारत में हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं तो अपने इशारे पर सरकारों को नचा रही हैं। कुछ वर्षों में खतरा ये है कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए। अभी हम अडानी अंबानी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अडानी अंबानी का शेयर कौन खरीद रहा है? वो गूगल और फेसबुक ये सब उसके शेयर खरीद रहे हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसके ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय कब्जा हो जाने वाला है। तो एक तरह से हमारी आजादी ही खत्म हो जाए। और इसके लिए हमको जो है सो अभी से चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर, मीडिया के आजादी पर, इस सब पर हमको अभी से काम करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का संकट जो पैदा हुआ है, जिस रूप में पैदा हुआ है, वो केवल भारत में नहीं है, पूरे दुनिया में ये दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेसी सिमट के रह गया है दो बातों में, एक तो संसदीय प्रणाली और दूसरा है मानवाधिकार। लोकतंत्र को बचाने के लिए मानवाधिकार की भी जरूरत है, और संसदीय प्रणाली में जो खामियां हैं उसके कारण ही बहुत सारा संकट पैदा हो रहा है। और उसके लिए तरह तरह का प्रपंच, केवल पैसे का खेल हो रहा है सो नहीं है, एक छद्म राष्ट्रवाद का भी खेल हो रहा है। हमारे यहाँ एक आदिवासी समाज में चला आ रहा है सर्वानुमति, यानी हम कोई भी निर्णय लेंगे तो उसमें बहुमत के आधार पर नहीं लेंगे। उसमें सिस्टम यह है कि हम सर्वानुमति से कोई फैसला लेंगे। तो क्या डेमोक्रेसी में कुछ ऐसा डेवलपमेंट या ऐसा इसका विकास हो सकता है, इस तरीके को हम सोच सकते हैं कि ये जो बहुमत के आधार पर है, जिसमें एक वोट बढ़ने से भी दूसरा आदमी जीत जाता है और एक आदमी पराजित हो जाता है, उसके जगह पर सर्वानुमति वाला सिस्टम कोई लोकतंत्र में शामिल हो सकता है, हमारी चुनाव प्रणाली में शामिल हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए घनश्याम जी बोले ऐसे। जब से भारत में लोकतंत्र की परिकल्पना सामने आई और हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, तब से ही इस बात पर चर्चा होने लगी थी कि वास्तव में भारत का लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र के तहत दलीय लोकतंत्र होगा, या फिर यहाँ का जो मतलब लोकतंत्र होगा वह भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र होगा। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो आंदोलनकारी साथी थे और खास करके समाजवादी साथी भी थे और कांग्रेस के लोग थे, इन तमाम लोगों ने एक तरह से संसदीय प्रणाली को ही ज्यादा ये किया। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के तहत जो लोकतंत्र है, उसमें भी खास करके जो आदिवासी परंपरा का जो लोकतंत्र है, उस परंपरा के लोकतंत्र को हम अन्य आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अगर संविधान सभा की बहस को आप देखें तो उसमें बहुत माने बुनियादी सवाल मारांगोम के जयपाल सिंह ने यहाँ के लोकतंत्र पर और संविधान पर भी, संविधान के बहस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि इसमें कहां पर आदिवासियों का लोकतंत्र है। और अगर वास्तव में आप अगर लोकतंत्र सीखना चाहते हैं तो
आदिवासी इलाके में आइए और देखिए कि वहां का लोकतंत्र किस तरह का लोकतंत्र है। लेकिन उस समय देश आजाद हुआ था और उसके बाद देश में एक अलग से शासन पद्धति चलानी थी, और उस समय हम ज्यादातर पश्चिम से ज्यादा माने पश्चिम के चकाचौंध से कह सकते हैं ज्यादा ग्रसित थे हमारे नेता लोग, और उन लोगों ने जो अमेरिका का नकल करने की शुरू की, फिर बाद में कुछ ब्रिटेन की नकल शुरू हुई, और इस तरह से जो चीजें चली, और फिर आप देखेंगे तो उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया चली विकास की, कथित विकास की जो प्रक्रिया कहते हैं वो चली, वो कुल मिलाकर के अमेरिका और माने रूस के दोनों के सम्मिश्रण की पूरी प्रक्रिया थी। यह समझना जरूरी है कि जो अमेरिका पूंजीवादी लोकतंत्र पर स्थापित देश है और उसका वो आगे बढ़ रहा है, रूस केंद्रित पूंजीवाद जिसको कह सकते हैं या राज्यगत पूंजीवाद के तहत बढ़ने वाला देश था, और ये दोनों के कारण दोनों को जोड़ करके भारत में एक तरह से परिकल्पना उपजी, और हम हुआ कि हमारे उस समय के शासकों ने तय किया कि भारत को हम दोनों को जोड़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कुछ चीजें जो हुई वो पूंजीपतियों के कब्जे में रही या पूंजीपतियों के जिम्मे रही, और कुछ चीजें ऐसी हुई जो कि जिसका संचालन राज्य ने किया या राज्य सत्ता जिसको कह सकते हैं, नेशन स्टेट ने मैंने उसको पूरा तरह से किया। तो इन बातों पर हमको लगता है कि अभी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, कि अगर हम वास्तव में भारत के लोकतंत्र में बुनियादी बदलाव चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमको इस पर कुछ गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वैसे मेरा मानना है कि दुनिया में लोकतंत्र सिकुड़ रहा है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, और खास करके जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ 90 के दशक से, आप कह सकते हैं या भी कह सकते हैं कि रूस के बिखराव के बाद वार्सा संधि के जितने देश थे उसमें जो बिखराव आया, उस बिखराव का दुष्परिणाम ये हुआ कि अमेरिका एक तरह से अमेरिका के नियंत्रण में बहुत सारी चीजें चली गई, और फिर उसके बाद डंकल प्रस्ताव आया जो हम लोग सब जानते हैं, और कुल मिलाकर के वहां से जो शुरुआत होती है, तो कुल मिलाकर के जो पूंजीवादी देश में लोकतंत्र था, अमेरिका का लोकतंत्र एक पूंजीवादी व्यवस्था पर केंद्रित लोकतंत्र है, और दुनिया के अधिक माने अगर नॉर्डिक देशों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश देश ऐसे हैं जो कि पूंजीवादी व्यवस्था पर विकसित लोकतंत्र है। और जो जो पूंजीवाद नव साम्राज्यवाद की दिशा में आगे बढ़ता चला गया, त्यों त्यों आप देखेंगे लोकतंत्र सिकुड़ता चला गया। और 90 के दशक के बाद से, यानी आप कह सकते हैं कि जब WTO आया, और WTO के आने के बाद जो प्रक्रिया चली वह पूरी प्रक्रिया यह थी कि यह मान ली गई उस समय कि यह बात माने पूरी तरह से लोगों ने स्वीकार कर लिया कि अगर यह लोकतंत्र पूंजीवादी लोकतंत्र भी अगर जिंदा रहेगा तो इस रूप में जिंदा नहीं रहेगा, और अगर इस रूप में जिंदा रहता है तो ग्लोबलाइजेशन का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। यह बहुत साफ तौर पे मैंने लोगों ने स्वीकार कर लिया, इस बात को समझ लीजिए। और उसका परिणाम ये हुआ, उसी का परिणाम है, उसी का उच्छिष्ट भाग भी कह सकते हैं, जो आप ट्रंप की हरकतें आपने देखी अमेरिका में जो कुछ भी हुआ है, या फिर अभी दुनिया के अन्य कई देशों में भी चल रहा है, और फिर अपने देश में भी जो चीजें चल रही हैं। और अभी अगर हमको लोकतंत्र के बारे में कुछ पहल करनी है और ठोस पहल करनी है, तो मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र को, और भारत के लोकतंत्र को नहीं, इस संकट की घड़ी में दुनिया के लोकतंत्र को, आदिवासी जो गणतंत्र है, आदिवासी जो यहाँ पर माने स्वशासन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में हम लोगों को गंभीरता से विचार करना है। अगर आदिवासी समाज को थोड़ी गंभीरता से समझने की हम कोशिश करें तो वहां लोकतंत्र महज शासन प्रणाली नहीं है, वहां लोकतंत्र एक जीवन प्रणाली है, एक जीवन पद्धति है। इस बात को समझना जरूरी है। और हम तमाम लोगों ने जो लोकतंत्र को देखा है वह एक शासन प्रणाली के तौर पे देखा है। तो अगर हमारे घर में लोकतंत्र नहीं है, अगर हमारे संगठन में लोकतंत्र नहीं है, अगर हमारी संस्था में लोकतंत्र नहीं है, हमारे जीवन में लोकतंत्र नहीं है, तो फिर हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं वह एक शासन प्रणाली रहेगी, और उस शासन प्रणाली में जो बैठेंगे वह अपने ढंग से लोकतंत्र को हाकेंगे, और उसका परिणाम अब सामने बहुत साफ तौर पर दिख रहा है। एक जमाने में इंदिरा जी ने हाँका सबों को,
और सत्ता का वर्चस्व उनके पूरी तरह कब्जे में आ गया तो उन्होंने मनमानी करने की कोशिश की, जिसका दुष्परिणाम हम लोगों ने झेला, चाहे वह क्या बोलते हैं इमरजेंसी की बात हो या अन्य तरह की बात हो। उसी तरह से आज जब सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा दक्षिणपंथी ताकतों की हो गई, पूरी तरह से कब्जा जब हो गया दक्षिणपंथी ताकतों का, तब से आप देखेंगे इनका मन बढ़ गया और कुल मिलाकर के वह एक शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक पद्धति को इस्तेमाल करते हुए, अगर आप देखें तो हिटलर ने भी उस ढंग से किया था, लोकतांत्रिक प्रणाली को इस्तेमाल करते हुए संविधान का की दुहाई देते हुए या संविधान का मिसयूज करते हुए पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की एक पूरी तैयारी अपने देश में और दुनिया के स्तर पर हो रही। हमें लगता है कि इन पूंजीपतियों के खेल के खिलाफ, इस कॉरपोरेट सत्ता के खिलाफ हमें बुनियादी लोकतंत्र के बारे में चर्चा करनी चाहिए, बुनियादी लोकतंत्र के बारे में गंभीर क्या बोलते हैं आंदोलन की शुरुआत जिसको कह सकते हैं करना चाहिए। और इसकी आशा मुझे अभी भी मैं आज भी कहने की स्थिति में हूं कि इसकी आशा जो है किसान आंदोलन में दिख रहा है, आशा दिख रही है बहुत तौर पर। और किसान आंदोलन ने जिस ढंग से आज मैंने साफ साफ कह दिया सरकार से कि हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, तो ये वार्ता टूट गई है एक तरह से, अब आगे वार्ता नहीं बढ़ने वाली है, ऐसा बहुत साफ तौर पर लग रहा। तो आज के समय में अगर हम तमाम लोग किसान आंदोलन को मदद करते हुए अपने अपने इलाकों में अगर इस तरह के आंदोलन को विकसित कर सकें, जो जल जंगल जमीन का सवाल को लेकर के भी होगा, जमीन को जाने के सवाल को लेकर के होगा, गांव में जो स्वशासन की पद्धति है उसको लेकर के अगर आंदोलन होता है, और खेती किसानी का भी सवाल है जो कि एक बहुत गंभीर सवाल है, और झारखंड में खेती किसानी का सवाल थोड़ा अलग तरह का सवाल जरूर है, इस पर झारखंड के लोगों को या बिहार के लोगों को थोड़ा अलग ढंग से विचार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें आशा की किरण दिखती है कि हम आने वाले दिनों में एक संसदीय लोकतंत्र को एक तरह से कह सकते हैं मजबूत करते हुए दलीय लोकतंत्र से परे जाकर के, जिसको हम कह सकते हैं एक पीपुल्स पॉलिटिक्स पीपुल्स पॉलिटिक्स को एक आकार दे सकते हैं। और अपने देश में हम लोग जो है खास करके जो आंदोलन शुरू करेंगे उससे दुनिया को भी दिशा माने जो है सो मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित तौर पर हमें नए ढंग से लोकतंत्र के बारे में सोचना चाहिए, नए ढंग से विचार करना चाहिए, और उसमें से बहुत चीज आदिवासी समाज सिखा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। लोकतंत्र को बचाना है तो मानवाधिकार से जुड़े सवालों को यदि उसको हम उसके लिए लड़ें तो शायद डेमोक्रेसी को ही बचा सकेंगे। तो हम युगेंद्र जी से अनुरोध करेंगे कि अब उसको अन्य साथियों के बात को ध्यान में रखते हुए सभी साथी उसको खत्म करें बात को, दौर को। मुझे लगता है कि वर्तमान का विश्लेषण करते हुए अगर तलाश हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विनोद जी कह रहे हैं कि मानवाधिकार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, मुद्दा है भी, उसको भी केंद्र में रखा जा सकता है। दूसरा जो लोकतंत्र का स्वभाव है, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, इसमें घनश्याम जी ने अपनी बात कही है कि कैसे आदिवासियों के बीच में स्वशासन है और उनका जीवन, लोकतंत्र में जीवन है, जीवन के आधार पर लोकतंत्र है, शासन के आधार पर नहीं है। तो वह भी एक अच्छी बात है। अभी जो कठिनाई का जो दौर है, अगर पंजाब और हरियाणा के किसान या अन्य लोग उसमें साथ दे रहे हैं, बिहार में हम देखते हैं कि किसान ज्यादा पीड़ित हैं अपने सरकार और शासन से, लेकिन एकजुटता नहीं है, आवाज नहीं है, बिखराव भी है। तो ऐसी दशा में लोकतंत्र को बचाएं, पूंजी का अपना खेल है, संसदीय लोकतंत्र में पूंजी के खेल के बारे में विस्तार से शायद डाटा देकर कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि लोकतंत्र किस तरह से कॉर्पोरेट जगत के कैद खाने में है। पूरी दुनिया के बारे में चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल चर्चा हम करते रहे, लोकली अगर काम नहीं होता है और लोकली एकजुटता नहीं बनती है, उसका आवाज ठीक से नहीं जाती है, तो ग्लोबली हम चिंता तो करेंगे लेकिन उससे रास्ता नहीं निकलेगा।
रास्ता तो वर्तमान से ही निकलेगा और जहां हम लोग खड़े हैं वहां से निकलेगा। तो विश्लेषण विवेचन करें और रास्ता निकालने का प्रयास करें। अगर आदिवासियों का स्वशासन टाइप का लोकतंत्र यहाँ लाना है तो आप सोचें कि देश के अन्य इलाकों में जो ट्रेनिंग है पहले से प्राप्त लोगों की मन में जो जैसी जैसी बातें चल रही, उसके बदलाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। बदलाव के लिए अगर कोई सांस्कृतिक मूवमेंट नहीं चलता है, बदलने का कोई तरीका विकसित नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में अभी का जो लोकतंत्र है, पूंजी वाला लोकतंत्र है, उसको बदल सकते हैं। जनता भी बदल गई, जनता का बहुत बड़ा हिस्सा खुद ही भ्रष्ट हो गई, वो काम में भरोसा नहीं कर रही। आप माने ना माने, जनता एक बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जनता में, गाँव में, शहरों में हम देख रहे हैं सामने कि एक जो है दलाल वर्ग वो पैदा ले लिया है और वह सत्ता और जनता के बीच का जो एक बड़ा हिस्सा है। तो इसके बदलाव के लिए हम क्या करें। तो मुझे एक लगता है कि सांस्कृतिक चीजों के बारे में सोचना चाहिए, एकजुटता के बारे में सोचना चाहिए। वैसे साथी अपने तरीके से कर भी रहे हैं, अपने अपने इलाके में कर रहे हैं। आज भी भागलपुर में एक बड़ी सभा हुई है, वो विरोध किसानों के समर्थन में, एक स्टेशन चौक पर बड़ी सभा हुई, लगातार हो रहा है। मैंने हर एक शहर में ये बात हो रही है, लेकिन सब में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इससे साहस विकसित नहीं होता है कि हम लोग एक साथ कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यापक ढंग से कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचना चाहिए। मानव के मुद्दे भी सही हैं जो कह रहे हैं विनोद जी, उस पर भी काम करना चाहिए, लेकिन काम बेहतर ढंग से तभी होगा जब व्यापक एकजुटता हम सब में होगी। रामशरण जी, दूसरे साथियों से जो लोग बात रखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अत्यंत संक्षेप में आप इसको अपनी अंतिम बात कहिए आज के परिचर्चा का। मेरा ये कहना था कि जो आदिवासियों के बीच में जो लोकतंत्र है उसको ज्यों का त्यों उतारना तो कठिन लगता है। उसमें जहां तक मुझको मालूम है कि अंबेडकर जी भी इसके सहमत नहीं थे, और इसका एक बड़ा कारण है कि आदिवासी समाज में जो समानता है वह समानता पूरे देश में नहीं। जो उपभोक्तावाद पूरे देश में है उस तरह का उपभोक्तावाद आदिवासी समाज में नहीं, उस तरह का लालच नहीं। और आज जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उसका आप देखिए कि किस तरह से गुंडागर्दी होती है, पैसे का लूट होता है, लाखों लाख रुपए जो ऐसे चुनाव में खर्च होते हैं। तो वो सारी जो गड़बड़ियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं वो इन पंचायती चुनाव में भी उभर आ रही हैं। तो जब तक कि समाज में आर्थिक समानता और उपभोक्तावाद पर नियंत्रण जब तक नहीं आएगा, जब तक लोगों में लालच बना रहेगा, उसको ज्यों का त्यों उतारना बड़ा मुश्किल है। हालांकि वो एक आदर्श है, हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम, अभी तो होता है कि जिसकी जमानत जब्त हो जाए वो भी चुनाव जीत जाता है, तो कम से कम इतना हो कि जैसे फ्रांस आदि देशों में है कि 50% वोट पाने वाला ही जीतेगा। वो अभी हिंदुस्तान में नहीं, वोट बढ़ जाता है तो बढ़ जाने के चलते जो है सो कोई भी जीत जाता है। तो एक तो ये आग्रह होना चाहिए, और उसमें भी हम लोग को ये देखना होगा कि समाज में जो परिवर्तन कहाँ से शुरुआत हो। तो हमको लगता है कि सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग ये जो चुनाव खर्च सरकार दे, और जिससे कि आम आदमी, ईमानदार आदमी भी चुनाव लड़ सके। अभी तो भ्रष्ट आदमी ही चुनाव ज्यादा लड़ता है, तो ईमानदार आदमी चुनाव लड़े, इसके लिए जो चुनाव खर्च है वो सरकार दे। इसके लिए कुछ आंदोलन करने की सबसे पहले जरूरत है। बाकी काम सांस्कृतिक सामाजिक तो होंगे, तो ये पहला काम यही होना चाहिए। ठीक है रामशरण जी, जो बात रामशरण जी कह रहे हैं वो थोड़ा कठिन है कि मान लीजिए सरकार पैसा देगी तो सरकार उम्मीदवार भी खड़ा करेगी, उम्मीदवार खड़ा कैसे होगा। ये डिस्कशन जब हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में जब संसदीय प्रणाली पर कर रहे थे 74 मूवमेंट के समय कि जनता अपना उम्मीदवार कैसे खड़ा करेगी, इसका क्या प्रक्रिया होगा, ये बहस हुआ है।
उसको हम लोगों को फिर से याद करने की जरूरत है कि कैंडिडेट पार्टीलेस डेमोक्रेसी तो संभव नहीं लगती। जनता कैसे खड़ा कर सकती है। इसी संदर्भ में आदिवासी को उसमें बात सिर्फ इतना करना है कि बहुमत बनाओ सर्वानुमति। आदिवासी समाज में जो कोई चीज समाज को चलाने के लिए जो ये तय करने की प्रक्रिया है, उसमें लंबा बहस चलता है, 1 दौर 2 दौर 3 दौर, और अंत में सर्वानुमति बन के ही वो अखड़ा में बैठा खत्म होता है। ये भी पुरानी थोड़ी बात हो गई। अब आज खोजिएगा वैसा तो नहीं होगा, लेकिन 10, 15, 20 वर्ष पहले तक इस तरह का था। दूसरा है तो डेमोक्रेसी के बारे में उसी संदर्भ में बात हो रहा है कि क्या ये विकल्प हो सकता है बहुमत बनाम सर्वानुमति का। अब घनश्याम जी चाहेंगे कि इस पर केंद्रित। अभी हमको लगता है कि जो स्वशासन की पद्धति संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में मिला है, उसको आगे बढ़ाते हुए ग्राम सभा को गांव के स्तर पर और मोहल्ला सभा को शहर माने क्या बोलते हैं नगर पंचायत के स्तर पर अगर हम प्रक्रिया को मजबूत करें, और अगर ये मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर हमें लगता है यहाँ से एक नई तरह की डेमोक्रेसी होगी, जिसमें आगे चल करके सर्वानुमति की बात होगी। सर्वानुमति या सर्वसम्मति ये लक्ष्य है। हमें लगता है वहां तक जाने के लिए और इसमें उससे अगर ये करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर जैसा कि विनोद जी ने कहा, ऐसा मैं भी मानता हूं, इससे आदिवासी समाज माने इसके बारे में आदिवासी समाज से सीखना पड़ेगा। लेकिन हमको लगता है कि एक अवसर है अपने पास 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जो कि माने संवैधानिक स्तर पर हमको अधिकार देता है कि हम सीधे सीधे शासन प्रणाली में भागीदारी निभाएं। तो उस स्तर पर अगर हम करें तो महिलाओं को आगे ला सकते हैं, वंचित समुदाय को आगे ला सकते हैं। वंचित समुदाय में आदिवासी हैं, दलित हैं, अन्य पिछड़ा हैं और अन्य तरह के जो लोग हैं उनको हम आगे ला सकते हैं, माइनॉरिटीज को आगे ला सकते हैं। तो हमें लगता है कि स्ट्रेटेजी के तौर पर बिहार में और झारखंड में तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि ग्राम सभाओं को मजबूत करो, और ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए उनके जो बुनियादी सवाल हैं उस बुनियादी सवाल को एक आंदोलन का रूप दिया जाए। चाहे वो जंगल का सवाल हो, चाहे वो जमीन का सवाल हो, चाहे खेती किसानी का सवाल हो, चाहे पानी का सवाल हो, चाहे क्या बोलते हैं ये माने नैसर्गिक खेती का सवाल हो, इसके बारे में। क्योंकि हम अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो आगे हमको इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, कल्चरल डेमोक्रेसी के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, मानी तमाम तरह की चीजें हैं। तो इसके लिए हमको लगता है कि आगे हम लोग को काम करना चाहिए, रामचंद्र जी की बातों का समर्थन करते हुए और साथ ही योगेंद्र की बातों का समर्थन करते हुए कि निश्चित तौर पर जो कुछ होगा वो शुरुआत उसका बुनियादी इकाई तो गांव और मोहल्ला ही बनेगा, या शहर के जो छोटी इकाई है वो बनेगा। तो हमें इसी स्तर पर हम तो शुरू यहीं से करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बदलाव की ताकतें हैं, परिवर्तनकारी ताकतें हैं, उन ताकतों के साथ, देश में जो बदलावकारी ताकतें हैं उन ताकतों के साथ हम किस तरह से रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत हम निश्चित तौर पर अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने नगर पंचायत से या अपने पंचायत से कर सकते हैं। तो इस काम को हमको लगता है कि आगे बढ़ाना चाहिए, और ये जितना मजबूत होगा हम डेमोक्रेसी को उतना ही धीरे धीरे मजबूत कर सकेंगे। एक संभावना हम लोग ये देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से कि जनता सड़कों पर उतर रही है और वो सत्ता के गलत निर्णयों का विरोध कर रही है। पिछले कई वर्षों से लगातार है और भारी संख्या में। ये डेमोक्रेसी के लिए संभावना बनती है। लगता है कि हम लोकतंत्र को बचा सकेंगे और मजबूत कर सकेंगे।